मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत माता की पूरा हुआ मोदी सरकार 2.0 का पहला साल। बारह महीने में हुए कितने कमाल। पीओके पर केंद्र सरकार की स्पष्ट है नीति। मुस्लिम महिलाओं से दूर हुई 3 तलाक की कुरीति। कश्मीर के दफ्तरों पर सिर्फ तिरंगा लहराया। मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को अधिकार दिलाया। नए भारत की बुलंद तस्वीर। भारत भाग्य विधाता। भारत माता की दूसरे कार्यकाल का पहला साल, कितना कमाल, कितना बेमिसाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान की एक पंक्ति, जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जिसका अर्थ है भारत का हर नागरिक अधिनायक है और भारत का भाग्य विधाता है। आम नागरिक चुनाव में वोट डालता है और अपने अधिनायक का चुनाव कर भारत का भाग्य संवारता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में देश ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया और दूसरी बार नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी गई। तारीख 30 मई 2019, जगह राष्ट्रपति भवन। कौन भला इस तारीख को भुला सकता है जब बहुमत की बिसात पर नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश की बागडोर संभालने की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी की साफ सुथरी ईमानदार वाली छवि और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनका आक्रोश उन प्रमुख वजहों में से एक है जिसकी वजह से देश ने उन्हें पहले 2014 और फिर 2019 में सत्ता की कुर्सी पर बिठाया। करीब 6 साल पहले लोकतंत्र के मंदिर में माथा टेककर मोदी ने सीधा संदेश दिया था कि वो ना तो ऐसा कोई काम करेंगे जिससे देश और देश की संसदीय गरिमा को हानि हो और न ही किसी को ऐसा काम करने देंगे। इस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमारे गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। 30 मई को सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल समाप्त हो चुका है। करीब 12 महीने के इस वक्त में सरकार ने ऐसे कई काम किए जिन्हें इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ देशवासियों के नाम एक खुला खत लिखा,
जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बीते साल को याद करते हुए कहा, मेरे प्रिय भारतीयों, पिछले साल आज ही के दिन भारतीय लोकतंत्र में एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ था। ऐसा दशकों बाद हुआ कि देश के लोगों ने किसी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ चुना। पुनः मैं 130 करोड़ भारतीयों और इस देश के लोकतांत्रिक जज्बे को प्रणाम करता हूँ। अगर हालात सामान्य होते तो मैं आप लोगों के बीच होता, लेकिन मौजूदा हालात इसकी इजाजत नहीं देते। तभी मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। कोरोना काल में एक साल पूरा होने का जश्न फीका न रह जाए, लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी। आज एक साल के पूर्ण होने पर हम इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबसे हमने बातचीत की, कुछ मुद्दों को हमने छूने का प्रयास किया, आपसे चर्चा की है। निश्चित रूप से एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि इस कोरोना के साए में भी देश तीव्र गति से आगे बढ़े और देश और हम पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता एक अच्छा उपकरण बन सकें। एक साल के कार्यकाल को शब्दों में पिरोते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार के 12 महीनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की कश्मीर नीति से लेकर नागरिकता कानून तक की उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में बहुत डिसाइसिव डिसीजंस लिए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, अगर मैं बात करूं 35A के जाने की, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था और उसको सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने उसको कार्य रूप दिया। महामारी के दौर में कैसे भारत ने जिम्मेदार राष्ट्र की नीति अपनाते हुए दुनिया को राहत सामग्री पहुंचाई, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ब्यौरा भी रखा। सुधैव कुटुंबकम का नारा लेते हुए कोरोना की लड़ाई के बीच में हम लोगों ने 100 से ज्यादा देशों को उस समय हम लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया और उनको मेडिसिन पहुंचाने का काम किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जहां कोरोना की लड़ाई है और कोरोना की लड़ाई के साथ साथ उसको होलिस्टिक तरीके से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, इसकी दृष्टि मोदी जी ने अपने नेतृत्व की क्षमता में दिखाई है। बहरहाल बात चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने की हो या फिर समाज में फैली कुरीतियों की, पहले की सरकारें इन मसलों को छूने से भी गुरेज करती थी, मगर मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प ने बीते एक साल में इन जख्मों पर मरहम लगाकर देश को राहत पहुंचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 5 साल में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया। स्मार्ट सिटी का ऐलान हुआ, स्मार्ट गांव बनाए गए, बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत हुई। लेकिन 2019 में बनी मोदी सरकार की रणनीति थोड़ी सी अलग थी। इस बार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर भी ध्यान दे रही है। इक्कीसवीं सदी का भारत कैसा हो, कितनी तेज गति से चलता है, कितनी व्यापकता से काम करता है, कितनी ऊंचाई से सोचता हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हमने तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार के अब तक के सफर में कई चुनौतियां सामने आई। हर मोड़ पर मुश्किलें मिली, मगर हर बार पीएम मोदी के सख्त फैसले लेने की आदत ने इन मुश्किल भरी मंजिलों को धराशायी कर नई इमारत तैयार की। एक साल के कार्यकाल में
ऐसे कई कमाल हुए जिनके सहारे सरकार विरोधियों पर वार करती नजर आई। अनेकों अभूतपूर्व क्रांतिकारी निर्णय भी हुए, फैसले भी हुए, कार्य भी किए गए। एक श्रेणी है संवैधानिक निर्णय, जो 70 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसी ऐसी कोताहियाँ जो संविधान और इतिहास के साथ हुई थी, प्रजातंत्र के साथ, शायद उनको इंतज़ार था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनका समाधान हो, उनका प्रायश्चित हो। भले ही वो अनुच्छेद 370 था, भले ही वो ट्रिपल तलाक था, भले ही वो CAA था। मैं कोई कंपेयर नहीं करता। ये 6 साल में और 1 साल में मोदी जी आज कोरोना में भी उनकी विश्वसनीयता बनी रही। जो पीछे की सरकार थी, जो आज ऊंची ऊंची बातें कर रही है, वो विवादों में घिरी रही 10 साल, लेकिन मोदी जी की विश्वसनीयता बनी रही। आज पूरी दुनिया कोरोना में इनकी तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश सुधारक नीति का नतीजा है जो आज कमजोर वर्ग की महिलाएं उज्ज्वला योजना अपना रही हैं। पहले कार्यकाल की तुलना में इस बार सरकार के पास संसद में ज्यादा संख्या बल है, लिहाजा सरकार बिना किसी दबाव के देश हित से जुड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 1 वर्ष में ही इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि इतिहास में दर्ज हो गया है। प्रभु राम का मंदिर बनने के लिए सैकड़ों वर्षों से संघर्ष हो रहा था। धारा 370 के लिए आज़ादी के बाद से ही लड़ाई जारी थी। लोगों के मन में था कि इसे हटाना है, लेकिन एक झटके में हटाने का काम किया। इस दौरान विकास की कई योजनाएं आगे बढ़ाई गई और इसी दरमियान कोरोना महामारी का संकट भी आया। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे विश्व के नायक के रूप में उभर के आए। उन्होंने भारत में पूरी तरीके से उस पर अंकुश लगाने में कामयाबी पाई। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने देश हित में तमाम बड़े फैसले लिए। 2014 में सरकार बनने के अगले ही दिन 27 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने काले धन पर SIT का गठन कर अपने इरादे देश और विपक्ष को बता दिए। अब उन लोगों के लिए मुसीबत आने वाली है जिन्होंने सत्ता सिंहासन के सहारे भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत खड़ी की थी। काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में SIT का गठन किया। विदेशों में जमा काले धन के लिए 2015 में मजबूत कानून बनाने का हमने काम किया। काले धन को विदेशों से वापस लाने के लिए विभिन्न देशों के साथ टैक्स समझौतों में हमने परिवर्तन किया, नए समझौते किए। अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ सूचना आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का प्रावधान किया। विरोध की आंधियों को दरकिनार करते हुए मोदी ने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ ऐसे कई कड़े फैसले लिए जिन्हें आज देश महसूस भी कर रहा है। 6 साल के कार्यकाल में मोदी ने भ्रष्टाचार की न सिर्फ कमर तोड़ी बल्कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी, जिसे पूरा देश देखता रहा। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा, तो द्वितीय कार्यकाल का ये पहला वर्ष उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा जिसकी वर्षों से, दशकों से, सदियों से प्रत्येक भारतीय जनमानस में अभिलाषा थी। मोदी सरकार 2.0 में भ्रष्टाचार के बुरे दिन चल रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री मोदी के करप्शन फ्री इंडिया में भ्रष्टाचार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, इसकी वानगी पूरे देश ने 21 अगस्त को तब देखी जब पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम के घर हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। मोदी राज में करप्शन कैसे कमजोर हो रहा है, इसके लिए वो हाई प्रोफाइल ड्रामा याद कीजिए जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी का मामला दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की नीति कितनी सख्त है। सदियों से 3 तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में राहत पहुंचाई। पहली पारी में 3 तलाक बिल पर फेल होने के बाद
मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में भी इसी बिल को लाई। 25 जुलाई 2019 को बिल लोकसभा में लाया गया तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। आप तो शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं आप। अच्छा सर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये तो एनडीपीएस एक्ट में होता है, टेररिस्ट एक्ट में होता है कि प्रिजम्पशन इनोसेंस, आप वो भी छीन ले रहे हैं। मुबारक हो आपको। अच्छा सर, कोर्ट क्या कहे, नॉन एस्ट जब तलाक नहीं होता तो फिर आप किस बात की सजा दे रहे हैं? भारी विरोध के बीच वोटिंग हुई जिसमें 303 वोटों के साथ बिल पास हो गया। 5 दिन बाद बिल राज्यसभा में पेश किया गया। यहाँ भी विरोध के स्वर उठे मगर भारी समर्थन के चलते बिल यहाँ भी पास हो गया और एक झटके में 3 तलाक खत्म हो गया। तलाक गलत है, लेकिन ये बट क्या है? तो मतलब 3 तलाक को नाम के लिए गलत कह दो, बाकी जो होता है चलने रहने दो। तो इससे हमारा डिफरेंस है। दशकों से भारत की एकजुटता पर हमला करता रहा आर्टिकल 370 को हटाकर केंद्र सरकार ने एक झटके में कश्मीर का नक्शा बदल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को देश की संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 संकल्प बिल पेश किए। पहला जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 में बदलाव का बिल पेश किया गया और दूसरा जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का बिल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। 15 अगस्त से पहले लाए गए इस बिल के विरोध में काफी हंगामा हुआ और हंगामे के बीच इस ऐतिहासिक बिल पर मोहर लग गई और इसके साथ ही बीजेपी का एक देश एक संविधान का नारा भी बुलंद हुआ। जब से अमित शाह गृह मंत्री बने तब से पीओके पर सरकार की नीति स्पष्ट देखी जा रही है। अमित शाह खुद संसद में खड़े होकर पीओके पर मर मिटने की बात कर चुके हैं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इसके अलावा हाल ही में केंद्र सरकार के मौसम विभाग ने अपने मौसम बुलेटिन में पीओके वाले गिलगिट और बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का मौसम पूर्वानुमान दिखाना शुरू किया। मोदी सरकार के इस कदम से पाकिस्तान में खलबली है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तीन तलाक, धारा 370 ऐसे मसले थे जो कई दशकों से अटके पड़े थे, मगर राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर इन्हें छूने से घबराती रहती थी। मगर 2019 में जब 303 सीटों के साथ मोदी सरकार बनी तो सबसे पहले इन्हें 2 मसलों को सुलझाया गया। इसके अलावा सरकार ने देश में बसे शरणार्थियों को भी सौगात दी। दो बार लोकतंत्र का दिल जीतकर संसद की शोभा बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम हर परिस्थितियों से पार पाना बखूबी जानती है। बात चाहे फिर भ्रष्टाचार की हो, स्वच्छता अभियान की हो, प्रेम और भाईचारे की हो या फिर पर्यावरण संकट की हो, मोदी सरकार हर काम समाज सुधारक के तौर पर करती है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाया जाता रहा। पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हालात भी वैसे ही हैं। धार्मिक आधार पर सताए गए नागरिक दशकों से भारत में शरणार्थियों की जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मोदी सरकार ने इन नागरिकों की सुध ली और इनकी नागरिकता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश किया। एक तरफ बहुमत मिलने से बिल पास हुआ तो दूसरी तरफ हजारों शरणार्थियों के चेहरे खिल उठे। बहुत खुश हैं सर, इतने खुश हैं जो होली दिवाली ऐसे समझे जो खुशी होती है हमारी ऐसी है। बिल्कुल हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। मोदी सरकार और अमित शाह साहब बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने ये बिल पास कराया है। वहीं दूसरी ओर नागरिकता बिल पास होने से देश में हाहाकार मच गया। देश का अल्पसंख्यक समाज सड़क पर उतर आया। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय से लेकर शाहीन बाग तक नागरिकता संशोधन कानून की बगावत पर उतर आए। हालांकि पीएम मोदी ने कई बार मंच से मुस्लिम समाज को बताया कि इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर मुद्दे से ही बीजेपी पार्टी का जन्म हुआ और इस मुद्दे को मुकाम भी बीजेपी की सरकार में ही मिला। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने के आदेश दिए। आदेश पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ट्रस्ट के नाम का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। विवादित जमीन के आसपास की 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार ने अधिकृत किया और इसे ट्रस्ट के हवाले किया और इसके साथ ही मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। महामारी के दौर में भी मोदी सरकार ने संयम और सावधानी बरती। कई ऐसे फैसले लिए जिनकी तारीफ दुनिया में की जा रही है। चाहे लॉकडाउन की बात हो या फिर टेस्टिंग की प्रक्रिया, हर पैमाने पर मोदी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकले। मोदी सरकार ने समय रहते ही 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर पहला प्रहार किया। ये लॉकडाउन का ही नतीजा है, जहां आज अमेरिका और यूरोपीय देश में कोरोना के मामले भारत से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा मोदी सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ की भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया। इसके अलावा सरकार ने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाया। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए की 3 किस्तें डाली। बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। विदेश में फंसे नागरिकों के लिए भी मोदी सरकार ने अभियान चलाया। वंदे भारत मिशन के तहत हजारों भारतीय नागरिकों को सही सलामत उनके घर पहुंचाया गया। हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां पहले कोरोना टेस्ट की क्षमता 10,000 थी, वहीं आज कोरोना के रोजाना 1,10,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मोदी सरकार के संवेदनशील फैसलों के चलते आज देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया से बहुत आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के मौके पर इस खास पेशकश को आप देख रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।